16 दिसंबर 2012 की रात राजधानी दिल्ली में चलती बस में एक छात्रा के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार की गई। बस में 6 लोगों ने उसके साथ बारी बारी से बलात्कार किया। बाद में अधमरी हालत में उसे और उसके दोस्त को सड़क किनारे फेंक कर चले गए। कुछ दिन बाद उस छात्रा की मौत हो गई। उसे निर्भया नाम दिया गया। निर्भया के एक गुनहगार ने आत्महत्या कर ली। 4 को मार्च 2020 में फांसी दे दी गई, जबकि एक नाबालिग था जो 3 साल की सजा काट कर बाद में बाहर आ गया। नमस्ते, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। आज के इस एनालिसिस में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि निर्भया कांड के बाद क्या सिवाय कानून के नाम के कुछ और भी बदला है और जमीनी हकीकत क्या है। निर्भया कांड ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। देश भर में जबरदस्त प्रदर्शन हुए। इस कांड के बाद सरकार को कानून बदलना पड़ा। रेप के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया। आज निर्भया कांड को 12 साल हो गए हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि सख्त कानून के बावजूद हमारे देश में रेप के मामलों में न तो कमी आ रही है और ना ही सजा की दर यानी कन्विक्शन रेट बढ़ रहा है। केंद्र सरकार की एजेंसी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि भारत में साल भर में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इन अपराधों में सिर्फ रेप ही नहीं बल्कि छेड़छाड़, दहेज, हत्या, किडनैपिंग, ट्रैफिकिंग, एसिड अटैक जैसे सभी अपराध शामिल हैं। अभी समझते हैं कि कानून तो सख्त है, फिर भी हालात क्यों नहीं बदल रहे। निर्भया कांड के बाद कानून को बहुत सख्त कर दिया गया था। रेप की परिभाषा भी बदल दी गई थी ताकि महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी लाई जा सके। पहले जबरदस्ती या असहमति से बनाए गए संबंध को ही रेप के दायरे में रखा जाता था, लेकिन इसके बाद 2013 में कानून में संशोधन कर इसका दायरा बढ़ाया गया। इतना ही नहीं, जुवेनाइल कानून में संशोधन किया गया था। इसके बाद अगर कोई 16 साल और 18 साल से कम उम्र का कोई किशोर जघन्य अपराध करता है तो उसके साथ वयस्क की तरह ही बर्ताव किया जाएगा। ये संशोधन इसलिए हुआ था क्योंकि निर्भया के 6 दोषियों में से एक नाबालिग था और वो 3 साल की सजा काटने के बाद रिहा हो गया था। इसके अलावा रेप के मामलों में मौत की सजा का भी प्रावधान किया गया था। इसके बाद अगर रेप के बाद पीड़िता की मौत हो जाती है या फिर वो कोमा जैसी हालत में पहुंच जाती है तो दोषी को फांसी की सजा भी दी जा सकती है। हालांकि इन सब के बावजूद सुधार नहीं हुआ। आंकड़े बताते हैं कि 2012 से पहले हर साल रेप के औसतन 25,000 मामले आते थे, लेकिन इसके बाद ये आंकड़ा 30,000 के ऊपर पहुंच गया। 2013 में ये 33,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। 2016 में तो आंकड़े 39,000 के करीब भी पहुंच गए। वाकई में ये आंकड़े बहुत डराते हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े डराने वाले हैं। 2012 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 2.44 लाख मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2022 में 4,45,000 से मामले दर्ज किए गए, यानी हर दिन 1,200 से ज्यादा मामले। वहीं रेप के मामले में भी बढ़ोतरी हुई है। एनसीआरपी की रिपोर्ट के मुताबिक 2012 में रेप के 24,923 मामले दर्ज हुए थे, यानी हर दिन औसतन 68 मामले, जबकि 2022 में 31,516 मामले दर्ज किए गए थे। इस हिसाब से हर दिन औसतन 86 मामले दर्ज किए गए, यानी हर 3 घंटे और 20 मिनट में एक महिला रेप की शिकार हुई।
अगर राज्यों की बात की जाए तो रेप के सबसे ज्यादा मामले राजस्थान में सामने आते हैं। 2022 में राजस्थान में रेप के 5,399 मामले दर्ज किए गए थे। दूसरे नंबर पर 3,690 मामलों के साथ उत्तर प्रदेश मौजूद था। बलात्कार के ज्यादा मामलों में जो आरोपी होता है वो पीड़िता की जान पहचान वाला ही होता है। आंकड़े बताते हैं कि रेप के 96% से ज्यादा मामलों में पहचान वाला ही आरोपी निकलता है। 2022 में रेप के 31,516 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से 30,514 मामलों में आरोपी पीड़िता की पहचान वाला ही था। इनमें से 2,324 आरोपी तो ऐसे थे जो पीड़िता के ही परिवार के सदस्य थे, जबकि 14,582 मामलों में ऑनलाइन फ्रॉड, लिव इन पार्टनर या शादी का झांसा देकर आरोप थे। वहीं 13,548 मामले ऐसे थे जिनमें आरोपी कोई पारिवारिक दोस्त, पड़ोसी या जान पहचान वाला था। अब ये समझते हैं कि रेप के कितने मामलों में सजा हुई। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक रेप के मामलों में सजा मिलने की दर 27 से 28% ही है। यानी रेप के 100 में से 27 मामलों में ही आरोपी को दोषी साबित किया जाता है। बाकी मामलों में उसे बरी कर दिया जाता है। रिपोर्ट बताती है कि 2022 के आखिर तक देश भर की अदालतों में रेप के लगभग 2 लाख मामले लंबित थे। 2022 में इनमें से 18,500 मामलों में ही ट्रायल पूरा हुआ। जिन मामलों में ट्रायल पूरा हुआ उनमें से 5,000 मामलों में ही दोषी को सजा दी गई, जबकि 12,000 से ज्यादा मामलों में आरोपी को बरी कर दिया गया। भारत से इतर ब्रिटेन में रेप के मामलों में सजा मिलने की दर 60% से ज्यादा है। कनाडा में भी रेप के मामलों में कन्विक्शन रेट 40% से ज्यादा है। इतना ही नहीं, रेप के मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान होने के बावजूद 24 साल में 5 दुष्कर्मियों को ही फांसी की सजा मिली। 2004 में धनंजय चटर्जी को 1990 के बलात्कार के मामले में फांसी दी गई थी, जबकि मार्च 2020 में निर्भया के 4 दोषी मुकेश, विनय, पवन और अक्षय को तिहाड़ जेल में फांसी दी गई। अभी समझते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध पर कानून क्या है। कुछ महीनों पहले नए आपराधिक कानून लागू किए गए। इसके बाद आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस ने ले ली। आईपीसी की धारा 375 में रेप को परिभाषित किया गया है, जबकि 376 में इसके लिए सजा का प्रावधान है। जबकि भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 में रेप की परिभाषा दी गई है और 64 से 70 में सजा के प्रावधान दिए गए हैं। आईपीसी की धारा 376 के तहत रेप का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 64 में भी यही सजा रखी गई है। बीएनएस में नाबालिगों से दुष्कर्म में सख्त सजा दी गई है। 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म का दोषी पाए जाने पर कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान है। इस सजा को आजीवन कारावास तक भी बढ़ाया जा सकता है। आजीवन कारावास की सजा होने पर दोषी को सारी जिंदगी जेल में ही गुजारनी पड़ेगी। बीएनएस की धारा 65 में ही प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया जाता है तो उसे 20 साल की सजा से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इसमें भी उम्र कैद की सजा तब तक रहेगी जब तक दोषी जिंदा रहेगा। ऐसे मामले में दोषी पाए जाने पर मौत की सजा का प्रावधान भी है। इसके अलावा जुर्माने का भी प्रावधान है। गैंग रेप के मामलों में दोषी पाए जाने पर 20 साल से लेकर उम्र कैद और जुर्माने तक की सजा का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 70(2) के तहत नाबालिग के साथ गैंगरेप का दोषी पाए जाने पर कम से कम उम्र कैद की सजा तो होगी ही, साथ ही
मौत की सजा भी मिल सकती है। ऐसे मामले में जुर्माने का भी प्रावधान है। आईपीसी में 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ गैंगरेप का दोषी पाए जाने पर मौत की सजा का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 66 के तहत अगर रेप के मामले में महिला की मौत हो जाती है या फिर वो कोमा जैसी स्थिति में पहुंच जाती है तो दोषी को कम से कम 20 साल की सजा होगी। इस सजा को बढ़ाकर आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा में भी बदला जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता की एक नई धारा 69 जोड़ी गई है। इसमें शादी, रोजगार या प्रमोशन का झूठा वादा कर महिला के साथ यौन संबंध बनाता है तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसमें पहचान छिपाकर शादी करने पर भी 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। अभी जानते हैं कि नाबालिगों के लिए जो पॉस्को एक्ट है वो क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे समझना बहुत जरूरी है। 2012 के निर्भया कांड के बाद ही यौन हिंसा के नाबालिग पीड़ितों के लिए भी कानून लाया गया था। ये कानून पॉस्को यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, इस कानून को 2012 में लाया गया था। ये बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन शोषण के अपराध बनाता है। ये कानून 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियां दोनों पर लागू होता है। इसका मकसद बच्चों को यौन उत्पीड़न और अश्लीलता से जुड़े अपराधों से बचाना है। इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों को बच्चा माना गया है और बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। पॉस्को कानून में पहले मौत की सजा नहीं थी, लेकिन 2019 में इसमें संशोधन कर मौत की सजा को भी ऐड कर दिया गया। इस कानून के तहत उम्र कैद की सजा मिली है तो दोषी को जीवन भर जेल में ही बिताना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोषी जेल से जिंदा बाहर नहीं आ सकता। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में पॉक्सो एक्ट के तहत देश भर में करीब 54,000 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि इसके पहले 2020 में 47,000 मामले दर्ज किए गए थे। 2017 से 2021 के बीच 5 साल में पॉस्को एक्ट के तहत 2,20,000 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। हालांकि पॉस्को एक्ट में कन्विक्शन रेट काफी कम है। आंकड़े बताते हैं कि 5 साल में 61,117 आरोपियों का ट्रायल कंप्लीट हुआ, जिनमें से 21,070 यानी करीब 35% को ही सजा मिली। बाकी 37,383 को बरी कर दिया गया। तो दोस्तों ये था एक विश्लेषण जिसके अंदर हमने ये जानने की कोशिश करी कि निर्भया कांड के बाद में सिर्फ कानून के अलावा क्या कुछ बदला है। पर अगर हम आंकड़ों को देखें और उनका विश्लेषण करें तो हमारे सामने ये आंकड़े साल दर साल बढ़ते हुए ही दिखाई देते हैं और इनमें कन्विक्शन रेट ये भी बहुत कम है। कन्विक्शन रेट का ना होना ये एक बहुत बड़ी समस्या भी है। अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि शायद नए कानून जो आए हैं उससे कुछ इन सब मामलों में गति मिलेगी और जो इस तरह के दोषी पाए जाते हैं या इस तरह के दोषी लोग हैं उन्हें उनका ट्रायल जल्द से जल्द पूरा हो और उन्हें सजा भी जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी मिले। आइडियल सिचुएशन तो यह है कि हमारे समाज में इस तरह के अपराध हो ही ना। आज के विश्लेषण में इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक, किसी और एनालिसिस के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।